जी स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी व्हाट इज कॉस्ट एंड उसके बाद हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि हम अपनी कॉस्ट को कितने तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या क्या मेन क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें हमने बात की थी क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स की। हमने कहा था कि तीन तरह की कॉस्ट होगी, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स। उसके बाद हमने कहा था कि बाय नेचर क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जिसको हम इजीली और फुली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको चार्ज किया जा सकता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती हैं जिसको हम इजीली फुली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और इजीली चार्ज नहीं कर सकते, हमें कोई एस्टीमेट की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद हमने कहा था कि प्राइम कॉस्ट जो है उसके अंदर हमारी सारी कॉस्ट डायरेक्ट होती हैं और ओवरहेड्स के लिए हम इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए ओवरहेड्स का वर्ड यूज करते हैं। आज जो हम बात करेंगे, हमने कंटिन्यू करना था क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर से और मैंने आपको बताया था कि हम बिहेवियर को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी लेवल। अब एक्टिविटी लेवल्स क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो है कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, दैट इज एन एक्टिविटी लेवल। इसी तरह हम देखते हैं कि मशीन आवर्स जो हैं हमने कितने रन किए हैं, कितना काम लिया है मशीनों से। तो कुछ ऐसी कॉस्ट होंगी जो एक्टिविटी के साथ चेंज होंगी। कल हमने बात की थी वेरिएबल कॉस्ट की कि प्रोपोर्शनली चेंज हो रही होती है। जितनी हम एक्टिविटी करते हैं, जितने घंटे मशीन चलाएंगे, हमारी कॉस्ट भी वेरी करेगी। जितने घंटे काम करेंगे, कॉस्ट भी चेंज होगी। उसके बाद हमने बात की थी लेबर आवर्स की। लेबर आवर्स जो है ये भी एक्टिविटीज हैं, इसको हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ लेबर आवर्स, कि लेबर से हमने कितना काम लिया। तो जितने यूनिट्स बनाएंगे, लेबर से काम लेंगे, मशीनों से काम लेंगे, उतनी ही कॉस्ट हमारी चेंज होगी। उस कॉस्ट को हम क्या नाम बोलेंगे, क्या नाम देंगे? वेरिएबल कॉस्ट, या इसको हम और भी नाम देते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीवीसी रेफर्स टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि ऐसी कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट होती है डू नॉट चेंज विद द एक्टिविटी इन द रेलिवेंट रेंज। जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी स्टाफ होगी, ऐसी ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं करती एक्टिविटी के साथ, जो कांस्टेंट रहती है। जैसे कि मैं अगर जितने मर्जी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर लूं, मेरी फिक्स कॉस्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा। एक खास रेंज तक, एक खास एक्टिविटी तक फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी और उसके बाद चेंज होगी, जिसको हम स्टेप फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद तीसरी कॉस्ट जो है उसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? ऐसी कॉस्ट जो मिक्सचर होती है। कौन सी कॉस्ट का? दो कॉस्ट का, फिक्स्ड और वेरिएबल। उसको हमने क्या नाम दिया? मिक्स कॉस्ट का या सेमी वेरिएबल का। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि फोन का बिल, टेलीफोन बिल, जिसके अंदर हमारा लाइन रेंट होता है, यानी कि महीने के हमें कांस्टेंट चार्जेस पड़ते हैं और साथ साथ हमें क्या आता है जी, प्राइस पर मिनट या कॉल चार्जेस पर मिनट, वो भी पड़ते हैं। तो हमें जैसे बिजली का मीटर भी है, बिजली के मीटर के फिक्स चार्जेस होते हैं। जो आपका मीटर लगा होता है ना बिजली का, उसका लाइन रेंट फिक्स्ड होता है कि आपने महीने का लाइन रेंट किराया इतना देना है, मीटर जो लगा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो आप यूनिट्स कंज्यूम करोगे, जितनी बिजली इस्तेमाल करोगे, आपको बिल भी उतना ही आएगा। तो दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सैलरी फिक्स कॉस्ट होती है, उसके अंदर हमारी कमीशन। एक ऐसा सेल्स का मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, जिसको हम सैलरी भी दे रहे हैं, साथ हम उसको कमीशन भी दे रहे हैं फॉर एवरी यूनिट सोल्ड। यानी कि अगर वो जितना यूनिट बेचेगा उसकी वेरिएबल होगी कॉस्ट और उसके साथ साथ सैलरी जो है वो फिक्स कॉस्ट होगी। फिर उसके बाद स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट ऐसी फिक्स कॉस्ट होती है जो एक खास एक्टिविटी तक फिक्स रहती है, फिर उस एक्टिविटी के बाद क्या होती है? चेंज हो जाती है और फिर फिक्स्ड हो जाती है। फिर एक खास एक्टिविटी के बाद चेंज होगी और फिक्स्ड हो जाएगी। सो ये फिक्स कॉस्ट की ही टाइप है। फिक्स कॉस्ट को हमने कैसे डिफाइन किया था? ऐसी कॉस्ट जो एक खास एक्टिविटी तक फिक्स रहती है। रेंट आपका एक खास बिल्डिंग तक फिक्स्ड रहता है। अगर आप एक से ज्यादा बिल्डिंग लेंगे तो क्या होगा? रेंट भी बढ़ जाएगा, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ बिहेवियर एक टेबल में मैंने दिया है। जैसे कि फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है? कांस्टेंट विद इन द रेलिवेंट रेंज। एक खास एक्टिविटी तक, एक रेलिवेंट रेंज तक वो फिक्स रहती है।
एग्जाम्पल लिखी हुई है आगे, रेंट हो गई, रेंट कॉस्ट होगी। इसी तरह सैलरीड मैनेजर है, एक मैनेजर जिसको हम महीने की सैलरी देते हैं कांस्टेंट अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में, दैट इज फिक्स कॉस्ट। दूसरे नंबर पे वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी होती है, जैसे रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, आप जितने यूनिट ज्यादा बनाओगे रॉ मटेरियल उतना ही ज्यादा लगेगा। आपने एक बेंच बनाया तो रॉ मटेरियल थोड़ा, 2 बेंच बनाए उससे ज्यादा, 3 बनाए उससे ज्यादा, कल हमने इसकी बात की थी। तो ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के साथ चेंज होती है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसमें दोनों एलिमेंट्स हैं, फिक्स भी और वेरिएबल भी। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज होने वाला, फिक्स का मतलब होता है कांस्टेंट, हमने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी विद स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब कांस्टेंट रेट, जैसे लाइन रेंट है, दैट इज अ स्टैंडिंग चार्जेस, प्लस फोन बिल। फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट के अंदर कांस्टेंट देन जंप्स एट द थ्रेशोल्ड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि खास एक्टिविटी तक वो फिक्स्ड है, उसके बाद वो जंप हो जाएगी, फिर फिक्स हो जाएगी, फिर जंप हो जाएगी, फिर फिक्स्ड हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक फैक्ट्री सेटअप करते हो, एक फैक्ट्री तक आप रेंट देते हो ₹1,00,000 का, 2 फैक्ट्रियों के लिए रेंट क्या होगा, 2 लाख, 3 फैक्ट्रियों के लिए 3 लाख। इसी तरह अगर आप एक्स्ट्रा सुपरवाइजर हायर कर रहे हो, अब हमने पढ़ा हुआ है कि एक सुपरवाइजर हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 इंप्लॉइज के लिए एक सुपरवाइजर, और उसकी सैलरी फिक्स्ड होगी। लेकिन अगर हमने 20 इंप्लॉइज को सुपरवाइज करना है तो हमें एक और सुपरवाइजर की भी जरूरत पड़ेगी और हमारी फिक्स कॉस्ट जंप कर जाएगी। इसको बोलते हैं स्टेप्ड अप फिक्स कॉस्ट। नोट किया जी। आगे चलते हैं जी, इसकी एग्जांपल्स कुछ मैंने आपके लिए ऐड किए हैं। जैसे फैक्ट्री रेंट है $5,000 पर मंथ रिगार्डलेस ऑफ द आउटपुट, जितनी मर्जी आउटपुट आप बना लो, फिक्स कॉस्ट रहेगी कांस्टेंट 5,000। वेरिएबल कॉस्ट की मैंने एग्जांपल दी है पैकिंग की कॉस्ट, पैकेजिंग की कॉस्ट, आप जितने यूनिट ज्यादा पैक करोगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी 100 मंथली स्टैंडिंग चार्जेस है और $0.1 पर किलोवाट आवर्स, KWH का मतलब है किलोवाट आवर्स, हर एक किलोवाट आवर्स आपको $0.1 का पड़ेगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपका क्या हुआ, ये वेरिएबल है, और ये एलिमेंट क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट, one supervisor handle up to 50 workers, hiring a second supervisor when workers exceed 50। अगर 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके लिए एक सुपरवाइजर काफी है। 50 से ज्यादा आपने इंप्लॉइज को हायर करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल सुपरवाइजर हायर करना पड़ेगा, और वो फिर हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। अब हम इसके ग्राफ्स देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं बेसिक लेवल पे, फिर आगे चल के इंशाल्लाह ताला हम इसको एग्जाम किट में देखेंगे कि एडवांस लेवल पे, F2 के लेवल पे, FMA के लेवल पे कैसे वो टेस्ट करता है आपको ग्राफ्स के ऊपर। अब जरा ग्राफ देखिएगा, वो कहता है जी यहां पे वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। वेरिएबल कॉस्ट को आपको पता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं यूजुअली। ऐसी कॉस्ट, डेफिनेशन क्या कहती है जैन वेरिएबल कॉस्ट की, ऐसी कॉस्ट जो चेंज होती रहती है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के साथ चेंज होती है, इन टोटल चेंज होती है। अब कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक पेप्सी ड्रिंक करते हैं तो आपको कॉस्ट पड़ती है ₹70 की, आप 2 पेप्सियां लेंगे तो क्या कॉस्ट होगी, ₹140। टोटल में चेंज हो रही है, 2 के लिए 140 है, 3 के लिए कितनी हो गई, ₹210, राइट। सो ये टोटल में चेंज हो रही है, लेकिन हर दफा हर पेप्सी की प्राइस क्या है बताएं, फॉर एवरी सिंगल पेप्सी हाउ मच यू आर पेइंग, दैट इज ₹70। अब जरा हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है 2 एक्सिस का इस्तेमाल होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं एक्टिविटी लेवल, यानी कि जितना हमने काम किया, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं टोटल कॉस्ट इन डॉलर्स। ठीक है, अब जितनी एक्टिविटी आप करोगे, जैसे 1, 2, 3 पेप्सियां पी रहे हो, यहां पे आपकी 70 हो गई, यहां पे 140 होगी, यहां पे 210 हो गई, तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ऐड करेंगे, एक लाइन के साथ जोड़ेंगे, तो ये इस तरह का ग्राफ जो बनेगा उसको हम बोलेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन टोटल ही चेंज हो रही है, यहां पे 70 थी, यहां पे 140 थी, यहां पे 210 थी, यहां पे 1 पेप्सी, 2 पेप्सी और 3 पेप्सी। सो जितनी एक्टिविटी बढ़ रही है प्रोपोर्शनली आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम एक यूनिट की बात करें,
एक पेप्सी की बात करें तो हर दफा हर पेप्सी की जो प्राइस है वो कितनी है, $70, 70 रुपए, ठीक है जी। तो यहां पे अगर हम एक्टिविटी लें एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, डॉलर पर यूनिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉलर पर यूनिट का मतलब है कि एक यूनिट की कॉस्ट, यानी कि ये ग्राफ पर यूनिट बेसिस पे है, एक यूनिट की बेस पे है। तो हर दफा हर पेप्सी की प्राइस क्या थी, 70 रुपीज। तो ये कांस्टेंट रहता है, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा, चाहे एक पेप्सी पी लो, 2 पी लो, 3 पी लो, आपको हर दफा 70 रुपए देने पड़ेंगे। तो पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। तो ये ग्राफ है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, यानी कि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कैसी नजर आती है ग्राफ के ऊपर। आगे चलते हैं जी, अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है कि देखें जब आपको डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि आपको छूट मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो शॉपकीपर है वो कहता है यार तुम एक पेप्सी लोगे तो तुम्हें मैं दूंगा 70 रुपए की, और अगर तुम 2 पेप्सी लोगे ना तो फिर मैं आपको एक पेप्सी 68 की दूंगा। हर एक पेप्सी, 2 पेप्सियां खरीदने पे 68 पर पेप्सी चार्ज करूंगा। तो 2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 68 इंटू 2 कितनी बनती है, 2 8 16, 2 6 के 12, 136 रुपीज। यानी कि जहां पे आपने 140 देने थे अब आपने कितने दिए, 136। कितना डिस्काउंट मिला, 4 का। फिर अगर आप 3 पेप्सियां लेते हो, वो कहता है जी अगर आप 3 पेप्सी मेरे से खरीदोगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा और एक पेप्सी तुम्हें मैं 65 रुपए की दूंगा, 65 रुपीज की दूंगा। 3 पेप्सियां कितने की बनेंगी, 3 5 are 15, 3 6 195। जहां पे 240 रुपए पे, 210 रुपए पे करने थे आपने, अब कितना दिया, 195। डिस्काउंट की वजह से प्राइस कम हो रही है। यूजुअली इस तरह के डिस्काउंट को हम बोलते हैं बल्क डिस्काउंट, कि जितनी चीजें आप ज्यादा खरीदते हो आपको डिस्काउंट भी उतना ही ज्यादा मिलता जाता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो अगर हम एक पेप्सी खरीदते हैं तो इन टोटल हमें कितनी प्राइस पे करनी पड़ रही है, 70 रुपीज। अब अगर हम एक से ज्यादा 2 पेप्सियां पीते हैं तो रादर देन ये 140 होता, अगर ये ग्राफ इस तरह नहीं जा रहा, अब यहां पे थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप, ग्राफ थोड़ा सा टिल्ट हो गया क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। यूजुअली वेरिएबल कॉस्ट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर पहले जो हमने ग्राफ डिसाइड देखा था वो ग्राफ ऐसे जा रहा था, राइट, ठीक है, जहन समझ आ रही है कि नहीं। डिस्काउंट की वजह से ये जो इन टोटल कॉस्ट है वो क्या हुई, कम हो गई। अब देखें जरा, ये ग्राफ अगर डिस्काउंट होता तो कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर कम हो गया और फिर उससे कम हो गया, rather than कि इट गो स्ट्रेट, सो इट इज गोइंग टू बी टिल्टेड। जैसे कि वो आपने देखा होगा कमान नहीं होती, तीर कमान जो है, ठीक है, कमान की तरह ऐसे बो जिसको हम बोलते हैं वो टिल्ट हो रही है, तो ग्राफ टिल्ट हो जाता है आफ्टर सर्टेन डिस्काउंट। तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है इन टोटल, ठीक है बेटा, दानिया बेटे समझ आई है। अच्छा, अब अगर पर यूनिट पे हम बात करें, पर यूनिट पे, तो पर यूनिट क्या हो रहा है, पहले आप कितनी दे रहे हो कॉस्ट, आपको अभी मैंने ग्राफ दिखाया कि पर यूनिट फिक्स वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, राइट। तो अगर आपको पर यूनिट पे डिस्काउंट मिल रहा है, जरा देखिएगा कि आपने पहले 70 रुपए की बोतल खरीदी, फिक्स थी, अब 70 की बजाय आप ये यहां तक 1 यूनिट था, 2 यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी हुई, कितने पे आ गई, 68 पे आ गई। 3 ली तो अब आपकी कॉस्ट और कम हो गई, 68 पे आ गई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है लेकिन डिस्काउंट की वजह से क्या होती है, कम हो जाती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है। ये इसको बोलते हैं स्टेप डाउन, ये स्टेप डाउन है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रही है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है आपका लिए ग्राफ जी। कैसे,
हाँ जी, तो एक यूनिट की यहां तक जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 70। अब अगर हम 2 यूनिट्स इन टोटल लें, 2 यूनिट्स इन टोटल लें तो हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हुई हर पेप्सी की? 68। तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये नीचे को आ रही है, ये कांस्टेंट नीचे को शिफ्ट हो जाएगी। जहां पे 70 देने थे वहां पे अब कितने देने हैं? 68। ठीक है बेटा, ये जरा ऊपर देखें, ये ग्राफ था हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, और हर एक यूनिट पे ये कम होती जा रही है। पहले ये था कि चाहे आप 1 खरीदें, 2 खरीदें, 3 खरीदें, 4 खरीदें, शॉपकीपर कहता है हर बार तुमने मुझे 70 रुपए देने हैं। नोट किया जी जैन? कोई सवाल आपका? जी बेटा, अब क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इफ डिस्काउंट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द यूनिट्स। ये थोड़ा सा थिक है। डिस्काउंट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द यूनिट्स, तो क्या होगा इन टोटलिटी? क्या होगा अगर डिस्काउंट वो कहता है कि भाई अगर आप एक पेप्सी खरीदोगे तो 70 की, 2 खरीदोगे तो हर पेप्सी जो पहले भी खरीदी है वो भी 68 की हो जाएगी और अगली भी 68 की हो जाएगी। ध्यान से समझना है इसको। पहले हमारा ये देखें, पहली एक पेप्सी कितने की कॉस्ट कर रही थी? 70 की। दुकानदार कहता है यार तुम ना एक पेप्सी खरीद रहे हो तो 70 की, तुम 2 खरीदोगे ना तो 2 पेप्सियां, हर एक पेप्सी 68 की पड़ेगी। पहली पेप्सी तो 70 की थी, दूसरी 2 खरीदोगे तो दूसरी पेप्सी कितने की पड़ेगी? 68 की। लेकिन अब ये सिनेरियो आ रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई जितनी भी तुम खरीदोगे पिछली वाली और अगली वाली तमाम जो है वो 68 पे आ जाएंगी। इस ग्राफ में और ऊपर वाले ग्राफ में थोड़ा सा फर्क है। इधर देखें, यहां पे हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा था। इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेज करके आपको दिखाऊं तो पहला जो ग्राफ था वो इस तरह कंटिन्यू कर रहा था, स्ट्रेट जा रहा था। अब एक पेप्सी तक तो वो कहता है मैं आपसे 70 चार्ज करूंगा, 2 पेप्सियां जब आप दूसरी खरीदोगे तो वो कितनी हो जाएगी? 68 पे आ जाएगी। ये टोटल में ग्राफ जा रहा है, कम हो रहा है। नोट किया कि नहीं? यानी कि पहले के बाद 68 होगी, सॉरी दूसरे के लिए 68 होगी और तीसरे के लिए कितनी होगी? 65। अब दुकानदार कहता है भाई तुम चाहे 1 खरीदो, 2 खरीदो, 3 तक तुम जितनी भी खरीदोगे हर दफा तुम्हें हर पेप्सी 65 की मिलेगी। अब ये जो डिस्काउंट है ना, ये तीनों के ऊपर एप्लीकेबल है। जो ऊपर वाला सिनेरियो हमने डिस्कस किया है, इसमें जो डिस्काउंट लग रहा था वो लग रहा था एक यूनिट के बाद वाला। पहले के बाद डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरे के बाद डिस्काउंट मिल रहा था। तो अब ग्राफ आपका कहां से स्टार्ट होगा? पहले के लिए तो यहां पे होगा, दूसरे के लिए अब ग्राफ नीचे को आ जाएगा। अब ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी यहां से कंटिन्यू करेगी। अब 3 के लिए कहां से कंटिन्यू करेगा ग्राफ? ये देखें नीचे को आ रहा है, ये वेरिएबल कॉस्ट नीचे को डिक्रीज कर रही है, फिर यहां से कंटिन्यू कर रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर यहां से कंटिन्यू कर रही है। समझ रहे हैं बात? ये ग्राफ इस तरह बन रहा है। अभी हम एक सिनेरियो करेंगे, आपको समझ आ जाएगी इसकी। चलो आगे। नेक्स्ट है जी पर यूनिट। पर यूनिट क्या होगा? पर यूनिट ये 1 के लिए था, ये 2 के लिए था, ये 3 के लिए था। पहले कॉस्ट आपकी थी 70 की, पहले यूनिट के लिए कॉस्ट थी 70 की। 2 के लिए कितनी हो गई? 68। 3 के लिए कितनी हो गई थी? 65 की। ऊपर जो डिस्काउंट एप्लीकेबल हो रहा था वो आपके एक कम्युलेटिव बेसिस पे हो रहा था, 1, 2 और 3 के लिए टोटल में। यानी कि 1, 2, 3 आप 3 यूनिट्स खरीद रहे हो तो हर दफा ये कॉस्ट क्या हो रही थी? कम होती जा रही थी, राइट? एडिशनल यूनिट्स के लिए, हर एक एडिशनल यूनिट्स के लिए। यहां पे आपकी पहला खरीदोगे तो 70 का, दूसरा खरीदोगे तो दोनों यूनिट्स 68 के, और 3 खरीदोगे तो तीनों यूनिट्स 65 के। इसको बोलते हैं इन पर यूनिट जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ये जो चेंज आ रहा है ना, ये टेक्निकलिटी फिक्स कॉस्ट में नहीं आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट में आ रही है। अब हम आते हैं फिक्स कॉस्ट के ग्राफ को देखते हैं। फिक्स कॉस्ट इन टोटल, फिक्स कॉस्ट इन टोटल जैसे कि रेंट है, चाहे आप जितने मर्जी यूनिट्स बनाओ, कोई भी ना यूनिट बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 1000 बनाओ,
आपकी फिक्स कॉस्ट इन टोटल कैसी रहती है? सेम रहती है। रेंट आपका 10,000 महीने का रहना ही रहना है, चाहे आप कुछ भी ना बनाओ, बिकॉज यू आर कमिटिंग दैट कॉस्ट। दानिया बेटा समझ आ रही? अच्छा, अब पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होती है? कम होती जाती है। मैं एग्जांपल के तौर पे लाइक एक रूम है, उसमें एक स्टूडेंट रहता है, एक रूम में एक स्टूडेंट रहता है और उसका किराया दे रहा है $10,000, 10,000 रुपया दे रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर यहां पे हम कहते हैं कि 1 स्टूडेंट रह रहा है एक रूम के अंदर। अगर उसी रूम में 2 स्टूडेंट आ जाएं तो हर बंदा कितना रेंट देगा? 10,000 डिवाइड बाय 2, डिवाइड हो जाएगा ना, 5,000 ईच। हर बंदा 5,000 किराया देगा। एग्रीड? 4 रहेंगे तो कितना देगा हर बंदा? 2,500। 10,000 डिवाइड बाय 4, 2,500। 5 स्टूडेंट आ जाएं एक कमरे में रहने के लिए, हर बंदा कितना देगा? 2,000 ईच, 2,000 ईच। सो फिक्स कॉस्ट टोटल में तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन हर दफा हर यूनिट पे अगर इसको डिवाइड करें तो जितने यूनिट्स आप ज्यादा बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट भी कम होती जाएगी, जैसे चाइना करता है। चाइना एक एक यूनिट नहीं बनाता। आप उसके पास जाएंगे ना, आप उसे कहेंगे यार ये मोबाइल बना दो, एक बना दो, मुझे नहीं बनाएगा। चाइना कहेगा यार कम से कम आप मुझे 2,000 मोबाइल्स का ऑर्डर देंगे तो मैं बनाऊंगा। क्यों? कि उनकी जो फिक्स कॉस्ट है वो सारी डिवाइड हो रही है यूनिट्स के ऊपर, फिर उनको कॉस्ट कम पड़ती है, तो लिहाजा वो बल्क में बनाना, प्रोड्यूस करना फायदेमंद समझते हैं। उनको एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही होती है। ठीक है जी, यहां तक चलें? यहां तक क्लियर हो गया? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ डिक्रीज करता है। तो ये इस तरह कर्व बनेगा अगर ये नॉन कांस्टेंट डिक्रीज है। जैसे यहां पे पहले 5,000 था, फिर 2,500 हो गया, पहले 10,000 था, फिर 5,000 हो गया, फिर 2,500 हो गया, फिर 2,000 हो गया। अगर आप इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी? 10,000 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो क्या आएगा? 1,667 ईच। जितने यूनिट्स आप बढ़ाई जा रहे हो फिक्स कॉस्ट भी डिवाइड होती जा रही है। अब हम आते हैं ग्राफ के ऊपर, जिसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और यहां पे हम इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं कि सेमी का मतलब होता है मिक्स्ड, दोनों का मिक्सचर। अब अगर आप गौर करें तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है यहां तक जो आपकी कॉस्ट है वो क्या है? वो टोटल फिक्स कॉस्ट है। अगर मैं यहां पे डॉटेड लाइन लगाऊं तो ये मेरा फिक्स कॉस्ट की लाइन बन जाएगी, ऐसे ही। और उसके ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है? वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है। जितनी एक्टिविटी आप ज्यादा करोगे उतनी ही ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी। और ये यहां से यहां तक तो टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई, और इसके ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इधर से लेके इधर तक इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इन दोनों के एरियाज को, तो ये क्या कहलाएगी? टोटल कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज द टोटल कॉस्ट बाय द वे। हाँ जी, ये दोनों को ऐड कर देंगे, फिक्स और वेरिएबल को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट कहलाएगी। टोटल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें आपकी फिक्स कॉस्ट भी शामिल है और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। टोटल कॉस्ट को हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों ही एलिमेंट हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? विच इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स एज वेल एज वेरिएबल। आगे चलते हैं जी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कैसे होता है? ये डिक्रीजिंग होता है, यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये ग्राफ भी है सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। और अगर हम ये कहें कि ये नीचे तक क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो ग्राफ हमने ऊपर बात की थी ये क्या था? ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। इन दोनों को अगर आप ऐड करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। स्ट्रेट यहां तक है ना आपकी जो कॉस्ट है। अगर हम इस लाइन को ये देखें, ये यहां तक आ रही है ना, यहां तक जो है ये क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। और ये स्ट्रेट लाइन इसलिए कि देखें फिक्स कॉस्ट कई दफा इक्वल डिक्रीज कर रही होती है, कई दफा अनइक्वल डिक्रीज कर रही होती है। जब अनइक्वल डिक्रीज होगा तो कर्व बनेगा,
और अगर इक्वल डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो लाइन बन रही है, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की है। अगर कांस्टेंट डिक्रीज आ जाए, अगर कांस्टेंटली डिक्रीज आ जाए, पेपर में हमने कोई ग्राफ चार्ट्स बनाने नहीं है, हमने इंटरप्रिटेशन करनी है कि वो ग्राफ किस हवाले से पूछ रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे चलो जी। जी किसके अंदर? देखिए फिक्स कॉस्ट पे हमें यूजुअली डिस्काउंट नहीं मिलता। अब लैंडलॉर्ड है, वो आपको डिस्काउंट तो नहीं देगा, वो कहेगा यार मैंने तो आपसे रेंट चार्ज करना है 10,000 रुपया। आपने कभी अपनी सैलरी में डिस्काउंट दिया अपने एम्प्लॉयर को? डिस्काउंट मिलता है आपको सैलरी में? नहीं ना मिलता, सैलरी तो हमारी फिक्स रहती है, तो सैलरी पे तो डिस्काउंट एप्लीकेबल ही नहीं होता। आप कभी जाके ये कहोगे कि सर मेरी सैलरी कम कर दे, मैंने काम ही नहीं किया। आप तो चाहोगे यार मुझे फिक्स कॉस्ट जो मेरी सैलरी है वो फिक्स ही मिले। तो फिक्स कॉस्ट पे यूजुअली डिस्काउंट नहीं मिलता। अगर मिलता भी है, जैसे कि आपके ये यूफोन या मोबिलिंक वगैरह के जो पैकेजेस होते हैं, उसमें वो लाइन रेंट पे कभी डिस्काउंट ही नहीं देते, वो आपको कॉल चार्जेस पे डिस्काउंट दे देंगे। अगर आप पोस्ट पेड कनेक्शंस यूज करते हैं, वो कहेंगे लाइन रेंट तो हमारा फिक्स ही रहेगा सर, हाँ इस ये तो हमने चार्ज करनी है कॉस्ट, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। हाँ एक खास हद के बाद जाके हम आपको कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, लाइन रेंट पे छूट दे सकते हैं, लेकिन हम यहां पे ये अज्यूम करें कि देयर इज नो डिस्काउंट फॉर द फिक्स कॉस्ट। नोट किया? उसके बाद स्टूडेंट्स हम ग्राफ पे आते हैं जो कि स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। स्टेप फिक्स कॉस्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक खास एक्टिविटी, एक खास यूनिट ऑफ रेंज तक फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक सुपरवाइजर आप लेते हो, एक सुपरवाइजर हायर करते हो, 10,000 रुपए वो आपसे चार्ज करता है सुपरविजन के। जब आप 2 सुपरवाइजर चार्ज लोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो जंप करके ऊपर चली जाएगी। अगर आप 3 सुपरवाइजर लोगे तो फिक्स कॉस्ट जंप करके 3 गुना हो जाएगी। तो ये जैसे सीढ़ियां नहीं होती, स्टेप्स होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। और ये जो स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट बेसिस पे आपकी, जैसे ये तो आपकी क्या होती है बताया मुझे? ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है पर यूनिट का, और ये स्टेप होके थोड़ी सी बड़ी, फिर ये और कम हो गई, फिर ये बड़ी थोड़ी सी और ये फिर कम हो गई। ये ग्राफ है स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का। इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं पेपर में सवाल कैसे पूछता है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी एग्जाम किट के ऊपर और देखते हैं कि पूछता कैसे है सवाल। तो हमने ये एग्जाम किट अपनी ओपन की और ग्राफ्स और चार्ट्स के क्वेश्चंस जो हैं वो हम देखते हैं। ये आपको नजर आएंगे, चैप्टर जो है नेम्ड विद द कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, ले जी, ये एक डिस्क्रिप्शन दी है उसने और आपसे वो सवाल पूछ रहा है, जरा ध्यान से इसको समझना है आपने। 2 तरीके हैं एमए के पेपर में सवाल पूछने के फॉर द ग्राफ्स एंड चार्ट्स। कई दफा एग्जामिनर आपको डिस्क्रिप्शन देता है और नीचे ग्राफ देता है ऑप्शंस के अंदर कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में बताओ कि कौन सा ग्राफ इस डिस्क्रिप्शन पे पूरा उतरता है। ठीक है दानिया बच्चे? दूसरा तरीका यह है कि वो आपको ग्राफ दे देगा और पूछेगा कौन सा डिस्क्रिप्शन पूरी उतरती है ग्राफ के ऊपर जो मैंने दिया आपको। अभी मैं सवाल आपको दोनों दिखाता हूं, इस सवाल को तो ध्यान से पढ़ना है। वो कहता है द टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज सच दैट व्हेन द टोटल परचेजेस एक्सीड 15,000 यूनिट्स। जब आपकी टोटल परचेजेस 15,000 की लिमिट को क्रॉस करती है, उससे बढ़ जाती है परचेजेस इन एनी पीरियड, देन ऑल यूनिट्स परचेज्ड इंक्लूडिंग द फर्स्ट 15,000 आर इनवॉइस्ड एट अ लोअर कॉस्ट पर यूनिट। वो ये कहना चाह रहा है कि देखो भाई, हम मटेरियल खरीद रहे हैं, 15,000 तक जो हम मटेरियल खरीदते हैं हमें एक खास यूनिट पे वो पड़ती है, यूनिट कॉस्ट पे वो पड़ती है मटेरियल की कॉस्ट। लेकिन जब हम 15,000 से एक्सीड करते हैं
तो 15,000 से जब हम एक्सीड कर रहे हैं तो जितने यूनिट्स हमने पहले खरीदे थे 15,000 वाले, पहले 15,000 यूनिट्स खरीदे थे वो, और उसके बाद वाले सारे के सारे कम कॉस्ट पर यूनिट पे हमें कॉस्ट करेंगे या हम कम कॉस्ट पे करेंगे उसकी। सवाल की समझ आई? डिस्क्रिप्शन की, सिनेरियो की समझ आई? जी जैन क्या कह रहा है? कि अगर हम 15,000 तक से ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं तो जो पिछले भी 15,000 है ना सबकी भी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज कंसिस्टेंट विद द बिहेवियर ऑफ द टोटल मटेरियल कॉस्ट। अब सबसे पहली बात यह है कि ये जो आपको सिनेरियो दिया हुआ है इसमें आपने ये ढूंढना है कि ये किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है दानिया जी, किसकी बात कर रहा है? किस चीज के बारे में बात कर रहा है? मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है जहन? मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहा है। मटेरियल कॉस्ट मुझे बताओ वेरिएबल होती है, फिक्स होती है, सेमी वेरिएबल होती है या स्टेप्ड होती है? वेरिएबल होती है। मटेरियल कॉस्ट के बारे में अभी बता के आया हूं, मटेरियल यार वेरिएबल होगी ना। अब वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है, इन टोटलिटी बात कर रहा है, पर यूनिट की बात नहीं कर रहा। एग्रीड? तो ये यहां पे ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है। अब हम ग्राफ और चार्ट्स देखते हैं जो हमें दिए हुए। पहला ग्राफ देखें तो यहां तक तो वेरिएबल है, फिर ये एलिमेंट आ गया फिक्स का। हमारी डिस्क्रिप्शन में कोई उसने फिक्स कॉस्ट की बात नहीं की यार, वो तो मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहा है। मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल होती है। मैं इस सवाल पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि इसी के अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम अगले जो ग्राफ्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन में कोई उसने फिक्स कॉस्ट की बात नहीं की कि यार इस खास एक्टिविटी के बाद मैं आपसे इतनी फिक्स कॉस्ट चार्ज करूंगा फिर ये बढ़ जाएगी, ऐसी बात तो उसने कोई नहीं की। और ये जो ग्राफ है ना ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। क्यों क्यों जैन भाई? इसके अंदर ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, फिर वेरिएबल कॉस्ट है, तो दोनों ही एलिमेंट मौजूद है कि नहीं? तो हम इस ग्राफ को भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट की ग्राफ बोलेंगे। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ही ग्राफ है। अगला ग्राफ देखें, 15,000 तक कॉस्ट फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिक्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम, ये फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होती जा रही है डिस्काउंट की वजह से। ये भी ग्राफ किसका है? सेमी वेरिएबल का है। अब हमारे लिए मसला आता है सी और डी के अंदर चूज करना। सी और डी के अंदर चूज कैसे करना मसला है। यहां तक तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। ऐसे ही है। मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं कि 1 से लेके 15,000 यूनिट्स तक, फॉर एग्जांपल पर यूनिट कॉस्ट थी मेरी $1 ईच। तो 15,000 के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 15,000 इंटू 1 करेंगे तो 15,000। ठीक है बच्चों। अगर हम उसकी बात देखें तो ये कह रहा है कि जब हम 15,000 की एक्टिविटी को क्रॉस करते हैं तो 15,000 के जो बाद वाले यूनिट्स हैं वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे आ जाएंगे और पहले वाले भी डिस्काउंटेड प्राइस पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मेरी ये जो कॉस्ट है 15,000 तक तो बढ़ेगी, 15,000 तक 15,000 रहेगी। एग्रीड? अब उसके बाद अब वो कह रहा है डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा 15,000 के बाद वाला, लेकिन सिनेरियो में वो कह रहा है कि पहले 15,000 और बाद वाले सारे ही कम प्राइस पे होंगे। ठीक है बेटा। तो ये जो सिनेरियो बता रहा है ये फर्स्ट 15,000 में तो कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन आफ्टर 15,000 डिस्काउंट है, तो इसलिए ये ग्राफ नीचे को आ गया। अगर रादर देन ये कंटिन्यू करता रहता तो ये ऐसे जाता। ठीक, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। अब हमारे लिए जो सिनेरियो बनता है वो कौन सा है? कौन सा ऑप्शन सही बनता है? डेल्टा वाला। वाई?
बिकॉज कि ये यहां तक तो कॉस्ट बढ़ी 15,000 और 15,000 के बाद भी और 15,000 से पहले वाले भी यूनिट जितने भी हैं वो सारे कम कॉस्ट पे होंगे। यानी कि इसका मतलब है कि पहले 15,000 जो कॉस्ट करते हैं वो 0.8 पे आ जाएंगे और उसके बाद वाले भी जो 15,000 के बाद वाले हैं वो भी 0.8 पे आ जाएंगे, पर यूनिट डिस्काउंट मिलेगा। अब ये ग्राफ नीचे को आ जाएगा, यहां पे नीचे गिरेगा, नीचे गिर के कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। ये उसने डॉटेड लाइन बनाई नहीं हुई, नोट किया बेटा? तो ये चारों ऑप्शंस को हमने डिटेल्ड देखा। सबसे पहले आपने सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है कि वो किसकी बात कर रहा है, फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है, और वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे नजर आता है, इसलिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आप 1 मिनट के लिए जाएं इन नोट्स के ऊपर। ये जो मैं डिस्काउंट वाला ग्राफ आपको बता रहा था, ये वाला, ये आपकी डिस्कशन का पार्ट बन रहा था जो क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ आपसे। हमने यही बात नहीं की थी कि हर एक यूनिट यानी कि पहली पेप्सी भी दूसरी पेप्सी भी 68 पे आ जाएगी। नोट किया? अगर हम इसको ऊपर वाले से कंपेयर करें तो हम कहेंगे पहली पेप्सी तो 70 की है, लेकिन अगली 68 की होगी, उससे अगली 65 की होगी। यहां तक बात समझ आती है? चलें जी एक और ग्राफ देखें। लें जी। जी बेटा, कौन सी वाली? ये जो ये वाली है, ये हम बात कर रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, फिर फिक्स्ड होगी एक खास रेंज तक। फिक्स कॉस्ट की हमने डेफिनेशन कहा था कि ये फिक्स कॉस्ट एक खास रेंज तक है, उसने इस तरह की कोई बात नहीं की थी। फिर वेरिएबल हो गई, ये भी उसने बात नहीं की। उसने तो कहा है कि आपके यूनिट्स हैं, वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसका ग्राफ आपको पता है बढ़ता रहता है, प्रोपोर्शनली चेंज होता है। तो ये हमारे लिए ग्राफ सही नहीं था। लें जी अगला ग्राफ देखते हैं। आपने इसको 2 दफा पढ़ना है स्टेटमेंट को, और मैंने फिर आपसे पूछना है कि यार व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टेटमेंट। जी ध्यान से पढ़ना है, दिमाग खोल के इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी क्या पूछ रहा है वो। अब जरा यहां पे आप देखें एमए का लेवल, वो आपको मिनी सिनेरियोस के फॉर्म में टेस्टिंग कर रहा है। बेसिक ग्राफ्स आपने पढ़े हुए हैं MA1 में भी, MA2 में भी। यहां पे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा सा उसने बढ़ा के सवाल पूछा हुआ। जी पढ़ ली स्टेटमेंट? जी दानिया बच्चे क्या कह रही है? हाँ जी, हाँ जी, पर मिनट, फिर फिक्स हो जाएगी। जी जी हसनैन साहब, फ्री हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अगर 10 आवर्स के बाद हम 10 आवर क्रॉस कर लेते हैं तो फिर हमें एक सर्टेन रेट पे वो चार्ज करते हैं। हाँ जी, फिर अगर उसके बाद भी लिमिट अगर हम क्रॉस कर लेते हैं तो फिर वो हमें फ्री करते हैं। हाँ जी, जी यही कहना चाह रहे हैं। जी जैन, आपकी कोई इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है इस चीज से? जैसे यही है कि वो कह रहा है कि पहले जो 10 आवर्स हैं उनमें जो है लाइन हैंडल का एक रेट है, और अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो फिर जो ऊपर वाले यूनिट्स हैं उन पे कांस्टेंट रेट है। आप जब पोस्ट पेड सिम खरीदते हैं ना, यूजुअली पोस्ट पेड सिम, एक तो प्रीपेड सिम होती है ना जिसमें हम पहले बैलेंस डालते हैं फिर यूज करते हैं, एक पोस्ट पेड सिम्स होती हैं जो यूजुअली कंपनीज अपने इंप्लॉइज को सिमें लेके देती हैं। उसके अंदर क्या होता है कि महीने की बिलिंग आती है, राइट? अब उसके अंदर पैकेजेस होते हैं। पैकेज ये कहता है कि भाई आप नई सिम इंस्टॉल करेंगे ना पोस्ट पेड कनेक्शन की, तो सिर्फ हम आपको क्या करेंगे, इतने घंटे तक आपको ना लाइन रेंट पड़ेगा ना ही कोई कॉल चार्जेस पड़ेंगे, फ्री होगी। लेकिन एक 10 घंटों के बाद
10 घंटों के बाद क्या होगा, आपको सिर्फ कॉल चार्जेस पड़ेंगे, लाइन रेंट नहीं पड़ेगा। फिर आपको एक खास लिमिट के बाद सिर्फ लाइन रेंट पड़ेगा, कॉल चार्जेस नहीं पड़ेंगे। अब इसके अंदर दोनों बातें हो रही हैं। किस किस की बात हो रही है? फिक्स की भी और वेरिएबल की भी। यही है ना, ऐसे ही है, बात समझ आ रही है? पहला ग्राफ देखें, क्या ये ग्राफ इस डिस्क्रिप्शन पे पूरा उतरता है? पहले क्या कह रहा था? स्टेटमेंट इसलिए पढ़वाई थी, पहले क्या कह रहा था? अ सप्लायर ऑफ टेलीफोन सर्विसेज, यूफोन वाले, चार्ज अ फिक्स लाइन रेंट, वो सिर्फ आपसे फिक्स लाइन रेंट चार्ज कर रहे हैं। द फर्स्ट 10 आवर्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स बाय द कस्टमर आर फ्री। आपको पहले 10 घंटे जो हैं कस्टमर्स को फ्री दिए जा रहे हैं, उसके बाद एक कांस्टेंट रेट पर मिनट आपको चार्ज किया जा रहा है। फिर उसके बाद आपकी कॉल अगेन फ्री होगी, यानी कि कॉल चार्जेस कोई नहीं होंगे। कौन सा ग्राफ पूरा उतरता है इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर? चारों ग्राफ आपको दिए मैं। जी ए वाला, जी जैन, सोच के जवाब देना। ए, जैन भाई, बीटा, हाँ जी, जी भैया, सेम। बीटा नहीं समझ आ रही? दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो, ये जब तक समझ नहीं आएगी मैंने आगे नहीं चलना। स्टेटमेंट पढ़ो, अब आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, ठंडे दिमाग से। इसमें दोनों कॉस्ट की बात हो रही है, फिक्स की भी बात हो रही है, और स्टेटमेंट जो है वो कंफ्यूज कर रही है ना, वो ये द फर्स्ट 10 आवर्स ऑफ टेलीफोन कॉल बाय द कस्टमर आर फ्री। हाँ जी, आवर्स क्या है? एक्टिविटी है, एग्रीड। उसकी कोई कॉस्ट नहीं है मां सिवाय लाइन रेंट के। पहले 10 घंटों के लिए सिर्फ आप क्या पे कर रहे हो? लाइन रेंट, एग्रीड। उसके बाद आपके कॉल चार्जेस पड़ेंगे, कॉल चार्जेस वेरिएबल होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 से लेके 50 घंटों तक आपको सिर्फ कॉल चार्जेस पड़ेंगे, राइट। पहले 10 घंटों में कोई कॉल चार्जेस नहीं है, 10 के बाद सिर्फ आपको कॉल चार्जेस पड़ेंगे, और फिर 50 के बाद आपको सिर्फ एक लाइन रेंट पड़ेगा। तो हमारे लिए राइट आंसर कौन सा बनता है? ए, अल्फा, ठीक है। आप समझ आई बात की? वाई नॉट बीटा? ये तो पहले, ये 10 के बाद वेरी कर रही है, यानी कि यहां से वेरी कर रही है 10 के बाद। इसका मतलब है ये जो फिक्स कॉस्ट का लाइन रेंट था वो तो हमने मिस आउट कर दिया है। ये भी सेमी वेरिएबल का ग्राफ, ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही है, ये वेरिएबल भी है और वो फिक्स भी है, दोनों एलिमेंट होंगे तो वो सेमी वेरिएबल ही होगा। तीसरे ग्राफ को देखें, ये कहां से चल रही है कॉस्ट? पहले 10 घंटे तो आपने वैसे फिर इग्नोर कर दिए, किए कि नहीं किए? चूंकि एक्टिविटी यहां पे शो हो रही है, घंटे यहां पे शो हो रहे हैं, 10 घंटे तो यहां पे करके नहीं आएंगे। ये कह रहा है कि ये 0 से ही स्टार्ट होगी आपकी कॉल चार्जेस, नोट किया? ये तो आपकी जो कॉस्ट बढ़ रही है 0 से बढ़ना शुरू हो गई है, यानी कि 0 से ही आपको कॉल चार्जेस पड़ना शुरू हो गए। पहले 10 घंटे किधर गए? ठीक है बेटा। चौथे में क्या हो रहा है? यहां से 10 घंटे से स्टार्ट हुआ है और एकदम जो है यहां से जंप कर गई है। हम फिक्स कॉस्ट को ऐसे शो नहीं करते, हम फिक्स कॉस्ट को तो ऐसे शो करते हैं। तो हमारे लिए कौन सा ग्राफ एप्रोप्रिएट होगा? ए वाला, अल्फा वाला, ठीक है। लॉजिकली सोचना है और इसको अटेम्प्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बच्चे अक्सर ये इसके ऊपर जल्दबाजी करते हैं, ग्राफ्स और चार्ट्स के क्वेश्चंस के ऊपर।
लें जी, क्वेश्चन नंबर 56 है, बड़ा मजे का सवाल है, छोटी सी स्टेटमेंट है और उससे आपको पूछ रहा है, ये ग्राफ का नहीं है क्वेश्चन, ये हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है। तो मीनवाइल मैंने कहा यार हम बात कर रहे हैं तो हम साथ ही अपनी देखें कि अंडरस्टैंडिंग हमारी कितनी है। पी हैरिंगटन इज अ गोल्फ बॉल मैन्युफैक्चरर। गोल्फ को आपने देखा होगा, गोल्फ जो है वो स्टिक्स के साथ वो जो ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में खेली जाती है, राइट? वो बॉल को हिट करते हैं, वो एक होल में डालते हैं, राइट? उसका जो बॉल होता है ना, उसका जो बॉल होता है वो बना रहे हैं ये कंपनी। क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट बाय नेचर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इन द टेबल बिलो। मशीन ऑपरेटर वेजेस, मशीन ऑपरेटर वेजेस, क्या ये डायरेक्ट है? वर्कर की कॉस्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। क्यों? वो डायरेक्टली बना रहा है, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अपने हाथ से चीज को बना रहा है। जो बंदा अपने हाथ से चीज को बनाएगा या सर्विसेज देगा वो क्या होगा? डायरेक्ट वर्कर होगा, और इसकी कॉस्ट क्या होगी? डायरेक्ट होगी। ठीक है जी। सुपरवाइजर्स वेजेस, इनडायरेक्ट। सुपरवाइजर खुद अपने हाथ से तो काम नहीं कर रहा, वो तो लोगों को देख रहा है कि यार लोग कैसे काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में। रबर फॉर द गोल्फ बॉल्स, क्यों? रबर फॉर द गोल्फ बॉल्स, इतना रबर तो स्पेसिफिकली लगता है ना यार। वो बॉल आप बना रहे हो, उसके ऊपर कोई वेट होगा ना रबर का, कि नहीं होगा? जो उसके अंदर वेट है, बेसिकली रबर का ही बॉल बन रहा है ना। तो दैट इज, अगर आप, अच्छा चलो यहां छोड़ दो, आप आपसे कोई पूछे यार ये गोल्फ बॉल किस मटेरियल का बना है, आप कहोगे ऊपर जो उसका प्लास्टिक लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, या लेदर लगा हुआ है, जो भी है ऊपर वाला, और अंदर क्या लगा हुआ है? रबर। क्रिकेट का बॉल किससे बनता है बताओ? ऊपर क्या होता है? लेदर। अंदर क्या होता है? कॉर्क। कॉर्क टाइप ऑफ मटेरियल होता है ना, ठीक है, जिससे उसको कवर किया जाता है, उसको स्टिच किया जाता है। दैट इज व्हाट? डायरेक्ट। इसको हम डायरेक्ट में लेके जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा मटेरियल हो जो आप फाइंड आउट ना कर सको, जैसे ग्लू है, वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। थ्रेड हो गया, इनडायरेक्ट में हम उसको लेके जाते हैं। सेल्समैन सैलरीज इनडायरेक्ट है, ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब देखते हैं जरा और कोई सवाल हमें नजर आता है। ये वाला जो सवाल है ये हम बाद में करेंगे, इसके साथ ग्राफ्स देखते हैं और कोई हमें नजर आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी का। 65 देखिएगा, कैम्बरवेल रन्स अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। बिजनेस किसका है? बिजनेस किसका है? कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का आपको पता है क्या कंस्ट्रक्शन हो सकती है। क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट बाय नेचर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बड़ा आसान सा है। ब्रिक्स डायरेक्ट मटेरियल है। प्लांट हायर फॉर द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई प्लांट हायर किया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हायर चार्जेस जो होते हैं ना, हायर चार्जेस कल मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। आपने एक प्लांट लंबे अरसे के लिए हायर किया हुआ, उसके हायर चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कंक्रीट का मिक्सर प्लांट होता है ना, जो बड़े बड़े आपने देखा होगा मिक्सिंग वो ट्रक होते हैं, मिक्सर प्लांट आपने हायर किया है, किराए पे लिया है। अगर हम वो नहीं लेते, चूंकि ये कंस्ट्रक्शन में मेन प्लांट का इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन के कारोबार में मिक्सर के लिए, तो ये भी डायरेक्ट है और ये भी है। बिल्डर्स वेजेस, बिल्डर्स वेजेस डायरेक्ट है। अकाउंटेंट्स वेजेस इनडायरेक्ट है, ठीक है। ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, वो तो सिर्फ हिसाब किताब कर रहा है, इनडायरेक्ट है। ले जी, ये हमने ऊपर एक दफा हम जरा नजर सानी कर लेते हैं कि कोई सवाल हम और ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, देखते हैं। किचन फिटर की कंपनी का सवाल है 54, ये भी आपसे डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में पूछा था, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ये कोडिंग का है, इसको छोड़ दें। ये वाला ग्राफ देखें, जो मैं आपको कह नहीं रहा था कि कई दफा एग्जामिनर आपको ग्राफ देता है और ऑप्शंस में डिस्क्रिप्शन पूछता है। अपेरेंटली ये ग्राफ किस चीज का नजर आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है,
फिर एक खास लेवल के बाद कम हो गई है, फिर एक खास लेवल के बाद और कम हो गई है, ऐसे ही है। और उसने बड़ा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट, यानी कि ये टोटलिटी में ग्राफ है, पर यूनिट का ग्राफ नहीं है। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ अ कॉस्ट आइटम एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट चेंजेस। ग्राफ दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द ग्राफ। Discounts are received on additional purchases of material when certain quantities are purchased. पहला वाला ही है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ लो। Employees are paid a guaranteed weekly wage together with the bonus for the higher levels of production. Guaranteed weekly से क्या मुराद है? Fixed cost है। फिर उसको मिलता है क्या? बोनस। बोनस वेरिएबल होता है, समझ आ रही है बात? तो वो बात तो मटेरियल की कर रहा था, कहीं ना कहीं हमें मटेरियल का ग्राफ इस तरह का नजर, वेरिएबल कॉस्ट की बात नजर आ रही है। लाइसेंस इज परचेज फ्रॉम अ गवर्नमेंट दैट अलाउज अनलिमिटेड प्रोडक्शन। लाइसेंस की कॉस्ट फिक्स्ड है, वेरिएबल है? फिक्स्ड है। जितनी मर्जी यूनिट्स बनाते हैं, जो एक ही दफा लाइसेंस खरीदना है बस आपने, ठीक है। आप एक गन है, उसका एक वेपन है आपके पास, आपने उसका लाइसेंस लिया, जितनी मर्जी गोलियां चलाओ। इसका मतलब तो यही बनता है ना। तो हम यहां पे लाइसेंस ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। आखिरी क्या चीज है? एडिशनल स्पेस इज रेंटेड टू कोप विद द नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। स्पेस रेंट करोगे तो रेंट भी बढ़ेगा एक खास एक्टिविटी के बाद, एग्रीड। पहले फिक्स होगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर फिक्स हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा आप रेंट पे बिल्डिंग्स या स्पेसेस लोगे उतना ही बढ़ जाएगा। तो कौन सा आंसर बनता है? अल्फा। वो दे सकता है आपको, वो सिचुएशन इस तरह की बना के दे सकता है। वो सेमी वेरिएबल का ग्राफ की ही आपको नजर आएगी शेप कि कहीं ना कहीं फिक्स। वो मैंने अगले ग्राफ जितने भी थे ना 4-5 जो उसमें डिटेल में मैं आपको बता रहा था, उनमें से कोई ना कोई ग्राफ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पूरा उतर रहा होगा। ओके जी, तो आज हम इतना ही रखेंगे। कल इंशाल्लाह ताला हम इस टॉपिक को कंप्लीट करके और फिर हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे हाई लो मेथड को, हाई एंड लो मेथड। कल आएगी बारी हमारी कंप्यूटेशन की। किसकी बारी आएगी? कंप्यूटेशन की, कैलकुलेशंस की। तो जरा हमने ध्यान से तैयार होके आना है। उसके अंदर हाई लो मेथड कुछ बच्चे जो फाउंडेशन के बच्चे होते हैं वो पढ़ के आए होते हैं, लेकिन मैं अज्यूम करूंगा कि हमें बिल्कुल याद नहीं है, भूल चुके हैं। तो उसको हम देखेंगे और उसके बाद सिंपल हाई लो मेथड करेंगे, फिर हम करेंगे कॉम्प्लेक्स मेथड। बड़ा मजेदार काम होने वाला है कल इंशाल्लाह ताला, और थोड़ी सी क्लास आपकी लेंथी होगी जी। नोट्स आपको ना अबू सॉले से जो हमारे टी हैं उनसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा कि लेवल जो है वो हमारा थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। और इसी को जहन में रख के, मुश्किल नहीं है, बेसिक्स वही हैं जो आप लोगों ने पहले फाउंडेशन के बच्चों ने पढ़ी होती हैं। अब यहाँ पे देखो, एमए के अंदर आपने इंशाल्लाह ताला ट्राई करनी है कि यू शुड स्कोर मोर देन 90% इफ यू हैव द सॉलिड फाउंडेशंस, और ये पॉसिबल है। 98-99 तक तो बच्चे ने मेरे लिए हुए, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसी रेंज में 90 to 100 के इंशाल्लाह रेंज में फॉल करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत और एफर्ट एमए के अंदर ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन की टेक्निक क्या है उसको समझना है। जैसे मैंने आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ी, मैंने आपको एक क्लू दिया कि ये बात हो रही है मटेरियल की, और मटेरियल जहन में आता है तो वेरिएबल कॉस्ट जहन में आती है। तो आपने टेक्निक को समझना है। दुनिया की कोई भी फाइनेंस की क्वालिफिकेशन उठा के आप देख लो, टेक्निक होती है, और उस क्वालिफिकेशन में भी हर पेपर की अलग टेक्निक होती है। आप माशाल्लाह लॉ का पेपर पढ़ रहे हैं, लॉ का पेपर आप में से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो लॉ का पेपर है ना उसकी एक अलग टेक्निक है। आप इंशाल्लाह आगे स्किल्स का पेपर पढ़ेंगे, पीएम पढ़ेंगे, उसकी टेक्निक्स थोड़ी सी फर्क है। ऑडिट का पेपर है वो किसी और तरीके से एग्जामिनर टेस्ट करता है, उसकी टेक्निक फर्क है। तो जिस बच्चे को ये टेक्निक्स की समझ आ गई ना कि हैंडल कैसे करना है, क्वेश्चन को पकड़ना कहां से है, ग्रिप कैसे करना है,
वो इंशाल्लाह इस पेपर में या ACCA के किसी भी पेपर में रुकता नहीं है। और आपका ये फर्ज बनता है, सर जी ये रिकॉर्डिंग रोक दीजिएगा, आपका ये फर्ज बनता है